दोस्तों, जब कोई शादीशुदा इंसान किसी लड़की या फिर औरत के प्यार में पड़ता है तो शुरू शुरू में तो उसे सब कुछ ठीक लगता है। पर जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के अनुसार वो एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर वो इंसान अपने आप को बचाने के लिए जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर लेता है जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है मुंबई शहर की। मुंबई का एक इलाका पड़ता है नाला सोपारा, और इसी नाला सोपारा का एक अपार्टमेंट का रहने वाला है संतोष, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। संतोष की पत्नी का नाम है मालती। दरअसल संतोष के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी है जिसका नाम है अंजलि, जिसकी उम्र अभी मात्र 5 साल है। संतोष के पिता भालचंद, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के रहने वाले हैं, करीब 30 साल पहले भालचंद एक नौकरी की तलाश मुंबई शहर में आते हैं और फिर मुंबई शहर में ही बस जाते हैं। भालचंद जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसी के नीचे अपना एक किराना का शॉप चलाते हैं। चूँकि संतोष भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए संतोष भी अपना खुद का एक ऑटो रिक्शा चलाता है। संतोष भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहता है। इसीलिए संतोष अपने ही इलाके के लोकमान्य तिलक इंग्लिश स्कूल में उसका दाखिला करा देता है। चूँकि बाप और बेटा दोनों ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और पूरा परिवार बड़ी खुशहाल के तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन एक दिन संतोष के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बात कर रहा हूँ मैं 24 मार्च की शाम के करीब 7 बजे के आसपास। संतोष अपना ऑटो रिक्शा लेकर घर से निकला था। संतोष के पिता भालचंद, जो अपार्टमेंट के नीचे अपना किराना दुकान चला रहे थे, और उनके दुकान के सामने ही उनकी पोती अंजलि भी खेल रही थी। लेकिन खेलते वक्त ही अंजलि कहीं गायब हो जाती है। जब 1 घंटा का समय गुजर जाता है, रात्रि के करीब 8 बजे तक अंजलि जब अपने घर में नहीं जाती है तो उसकी माँ मालती एकदम से परेशान हो जाती है और फिर परेशान होकर के अपने पति संतोष के नंबर पर फ़ोन करती है और संतोष को घर पे बुलाती है। संतोष जब अपने घर पे पहुंचता है तो मालती अपने पति से कहती है कि 1 घंटा हो गया, अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए संतोष भी अपने घर से बाहर निकलता है और सबसे पहले अपने पिता के दुकान पे जाता है और भालचंद से अंजलि के बारे में पूछता है। इस पर भालचंद भी अपने बेटे को जवाब देते हुए कहता है कि थोड़ी देर पहले अंजलि यहीं पे कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, अचानक वो कहाँ चली गई। जब अंजलि का कहीं कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद से बाप और बेटा दोनों मिलकर के अंजलि को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस में तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं। 2 घंटे का और समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके अंजलि का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। रात्रि का जब 11 बज जाता है, अंजलि जब कहीं दिखाई नहीं देती है, उसके बाद से भालचंद अपने बेटे संतोष के साथ नज़दीकी थाने में जाता है और सारी बात पुलिस को बताते हुए अपनी पोती की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस भी जब अंजलि की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से भालचंद और संतोष को घर भेजते हुए ये आश्वासन देती है कि जितना जल्द हो सके हम अंजलि को ढूंढ लेंगे। भालचंद अपने बेटे के साथ घर पे तो आ जाता है, लेकिन पूरी रात कोई परिवार सो ही नहीं पाता है। अगली सुबह तक भी जब अंजलि का कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार संतोष अपनी बेटी के फोटो का कुछ पंपलेट छपवाता है और उसे लेकर के एरिया के तमाम दीवारों पे भी चिपका देता है। इधर पुलिस भी अंजलि का फोटो लेकर के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में तो शेयर करती है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर देती है। पर इसके बावजूद भी जब अंजलि का कुछ पता नहीं चलता है, अब पुलिस अंजलि के बारे में पता लगाने के लिए उसके घर पे जाती है और अंजलि के बारे में उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है कि क्या आप लोग का किसी के साथ कोई दुश्मनी है। इस पर संतोष पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं साहब, हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस संतोष से कहती है कि अगर अंजलि का अपहरण हुआ होगा तो अपहरण करने वाले फिरौती के लिए कॉल ज़रूर करेंगे। अगर कोई भी फिरौती के लिए कॉल आती है तो आप लोग उनसे बड़े प्यार से बातचीत कीजिएगा और याद रखिए पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस इतनी सारी बात कहने के बाद वापस चली जाती है, लेकिन जैसे ही 1 दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 26 मार्च को पुलिस को एक सूचना मिलती है
दरअसल ये सूचना गुजरात के नवसारी रेलवे पुलिस स्टेशन से दी जाती है। गुजरात के नवसारी पुलिस रेलवे स्टेशन से फ़ोन जब आती है तो पुलिस कहती है कि जिस लड़की को आप लोग की तलाश है, दरअसल वो लड़की हमें रेलवे स्टेशन के बाथरूम में मिली है। उस लड़की की हत्या कर दी गई है और उसके गले पे एक तेज़धार हथियार को चलाया गया है। नवसारी रेलवे की पुलिस जब इस तरह की बातें कहती है, उसके बाद से मुंबई पुलिस संतोष के कुछ परिवार को अपने साथ लेकर के नवसारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। इधर नवसारी रेलवे पुलिस जब उस लड़की की डेड बॉडी संतोष को दिखाती है तो संतोष उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है। दरअसल मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही थी। संतोष जब अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखता है तो देख करके चीख चीख करके रोने लगता है। उसके बाद से मुंबई पुलिस वहां के तमाम कागजात पेपर को क्लियर करती है और फिर डेड बॉडी को अपने साथ लेकर मुंबई चली आती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार मात्र 5 साल की अंजलि गुजरात के नवसारी रेलवे स्टेशन पर कैसे पहुंच गई और वहां पे उसकी हत्या किसने कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी जब संतोष के पड़ोसियों को मालूम चलता है तो कुछ लोग थाने पे पहुंच जाते हैं और थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। पुलिस के ऊपर इतना काफ़ी दबाव होता है कि आखिरकार पुलिस के कुछ सीनियर अधिकारी सामने आते हैं और सबको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर हत्यारे को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद से पुलिस कैसे भी समझा बुझा कर लोगों को वहां से हटा देती है। पर यह मामला इतना काफ़ी हाईलाइट हो जाता है कि पुलिस भी अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस अब अपराधी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले संतोष के घर पे जाती है और उस इलाके में जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में अंजलि एक महिला के साथ जाते हुए दिखाई देती है। पुलिस जब उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को ला करके संतोष को दिखाती है और जब उस महिला के बारे में पूछताछ करती है, इधर संतोष भी जब उस महिला को देखता है तो देखने के बाद एकदम से चौंक जाता है। दरअसल संतोष उस महिला को देखने के बाद उसकी पहचान कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस महिला का नाम है अनीता बघोला। अनीता जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो नाला सोपाड़ा के ही नगीन दास पाड़ा में रहती है। पुलिस जब संतोष से अनीता के बारे में पूछताछ करती है तो संतोष पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा अनीता के साथ पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। संतोष जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस अब अनीता के एड्रेस ले लेती है और उसके घर पे जाती है। दरअसल अनीता जो उस वक्त अपने घर पे ही मौजूद थी। पुलिस अनीता को गिरफ्तार करने के बाद थाने में लेकर आ जाती है और फिर अनीता से अंजलि की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अनीता भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन अनीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद खुद संतोष के भी परिवार वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल अनीता जो भले ही सांवले रंग की है पर देखने में बेहद ही खूबसूरत है। अनीता की पर्सनालिटी इतनी काफ़ी खूबसूरत है कि कोई भी अगर एक बार उसे देखता है तो उसके तरफ टिकते ही रह जाता है। दरअसल अनीता जो मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है लेकिन नागिन दास पाड़ा में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 7 साल पहले। दरअसल एक दिन अनीता अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती है और नागिन दास पाड़ा बस स्टैंड पर जब पहुंचती है तो वहीं पे उसकी मुलाकात संतोष से होती है। दरअसल संतोष जो अपना ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा हुआ था। संतोष अनीता को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और ले जाकर उसके ऑफिस पे छोड़ देता है। अनीता तो अपने ऑफिस चली जाती है लेकिन संतोष जब पहली बार अनीता को देखता है तो अनीता की खूबसूरती देख उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल संतोष के दिमाग में कहीं ना कहीं अब अनीता की खूबसूरती बस जाती है। उसके बाद से अब संतोष अक्सर अब अनीता के बारे में ही सोचते रहता है। संतोष बेहतर तरीके से जानता था कि वो शादीशुदा है पर चाह करके भी अपने दिल पर काबू नहीं कर पाता है। उसके बाद से अब अनीता के नज़दीक जाने के लिए अक्सर समय से नागिन दास पाड़ा बस स्टैंड पर पहुंच जाता है और वहीं पे खड़े होकर के अनीता का इंतज़ार करने लगता है। अनीता जब बस स्टैंड पर पहुंचती है संतोष अपने ऑटो रिक्शा में उसे बिठा लेता है और ले जाकर के उसके ऑफिस पे छोड़ता है। जब 3-4 दिन की यह प्रक्रिया रोज़ चलती है, आखिरकार 3-4 दिनों के बाद दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है।
दोनों के बीच में जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से संतोष अपना परिचय देते हुए अनीता से झूठ बोलता है। दरअसल अनीता से अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, संतोष और अनीता के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। संतोष और अनीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी भले ही संतोष के परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है, लेकिन अनीता का पूरा परिवार जान जाता है। दरअसल अनीता संतोष से इतना काफ़ी प्यार करने लगती है कि अब उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। और एक दिन जब संतोष से शादी करने के लिए कहती है तो संतोष भी उससे शादी करने का वादा कर लेता है। और फिर दोनों के बीच में मान मर्यादा की सारी सीमाएं भी टूट जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों के बाद अनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। अनीता जब प्रेग्नेंट हो जाती है इस बात की जानकारी जब संतोष को देती है तो इस जानने के बाद संतोष भी एकदम से चौंक जाता है। दरअसल अनीता अब संतोष के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है, लेकिन संतोष अपनी कुछ मजबूरियां अनीता के सामने रख देता है और उसे समझाते हुए कहता है कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है उसे गिरा दो, उसके बाद से हम शादी कर लेंगे। अनीता भी संतोष की बातों में आ जाती है और फिर अपना गर्भपात करा लेती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संतोष सिर्फ उसे समय देता है, कभी शादी नहीं करता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है फिर से इधर अनीता दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। दोबारा भी जब प्रेग्नेंट होती है संतोष के ऊपर शादी करने का दबाव डालती है, लेकिन संतोष इस बार भी चालाकी से काम लेता है। फिर से अनीता को समझा देता है और कहता है कि अपना बच्चा गिरा दो। अनीता जो संतोष के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी उसकी शादी करने के लिए दूसरा बच्चा भी गिरा देती है। पर जैसे ही 7 साल का समय गुजर जाता है अब इधर अनीता के परिवार वाले उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि जितना जल्द हो सके तुम संतोष से शादी कर लो। अनीता जब बार बार संतोष के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है अब इधर संतोष परेशान रहने लगता है। दरअसल संतोष को समझ में नहीं आता है कि अपनी सच्चाई वो अनीता से कैसे बताए। इसीलिए एक दिन समय निकाल करके अनीता को एक बेहतरीन जगह पे ले जाता है, पहले उसे शॉपिंग कराता है। अनीता जब खुश हो जाती है उसके बाद से संतोष अपनी दिल की बात अनीता से कहता है। दरअसल संतोष अनीता से कहता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ बल्कि मेरी एक 5 साल की बच्ची भी है। शादीशुदा होने की जब बात कहता है ये जान करके अनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। संतोष उसे समझाते हुए कहता है कि दरअसल ये शादी बचपन में ही रीति रिवाज के तहत मेरे गांव में हो चुकी थी। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। तुम्हारा सारा खर्चा भी उठाऊंगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। संतोष जब ये सारी बातें अनीता से कहता है अनीता मूर्ति बन करके उसकी सारी बातें सुनती है। दरअसल अनीता को समझ में नहीं आता है कि वो संतोष को जवाब क्या दे। संतोष अपनी सारी बातें कहने के बाद वहाँ से तो अपने घर चला आता है, लेकिन जैसे ही अपने घर के लिए निकलता है अब इधर अनीता के अंदर गुस्सा एकदम से भड़क उठता है। दरअसल अनीता गुस्से में इस प्रकार से पागल हो जाती है कि अब वो संतोष से बदला लेने की ठान लेती है। दरअसल अनीता सोचती है कि जिस तरीके से संतोष ने मुझे तड़पाया है मैं भी बिल्कुल उसे वैसे ही तड़पाऊंगी। अनीता के दिमाग में एक ऐसा षड्यंत्र बनता है जिसे जानने के बाद लोगों का रूह तक कांप उठेगी। दरअसल अनीता संतोष की बेटी अंजलि को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। अनीता सोचती है कि जिस तरीके से संतोष ने मेरे 2 बच्चों का खून किया है मैं भी उसकी बच्ची का खून कर दूंगी। तब जाकर के संतोष को समझ में आएगा कि औलाद का दर्द क्या होता है। उसके बाद से अब अनीता अंजलि को इस दुनिया से हटाने के लिए उसके घर के तरफ बार बार जाना शुरू कर देती है और उसका रेकी करने लगती है। जब पूरे तरीके से रेकी कर लेती है आखिरकार 24 मार्च को शाम के करीब 6 बजे के आसपास नाला सोपारा संतोष के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। दरअसल उस वक्त अंजलि जो अपने दादा के दुकान के सामने ही कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। अनीता जब वहां पे पहुंचती है तो अपने साथ कुछ मिठाइयाँ भी लेकर के जाती है। जब वो चॉकलेट अंजलि को दिखाती है अंजलि भी अनीता के पास चली आती है। उसके बाद से अनीता अंजलि को लेकर के वहां से सीधे रेलवे स्टेशन जाती है और फिर रेल के माध्यम से गुजरात के नवसारी रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। वहां पे पहुंचने के बाद अंजलि को लेकर के एक बाथरूम में जाती है
और अपने पास से 31 धार हथियार को निकालती है और उसी हथियार को अंजलि के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से अंजलि की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अंजलि की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके वापस ट्रेन पकड़कर अपने घर चली आती है। दरअसल अनीता सोचती है कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी, लेकिन अंजलि को लेकर जब उसके घर से निकलती है वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। वाकई में अनीता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस अनीता के तहरीर पे उसे गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन तो वैसे बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं विजय साहू। विजय साहू जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं दीपक सिंह। दीपक सिंह जो जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं राधे श्याम शर्मा। राधे श्याम शर्मा जो सिरसी जयपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। पांचवें मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर आमिर जो MBBS हैं, लेकिन डॉक्टर आमिर अपने एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं बाबूलाल मीणा। बाबूलाल मीणा जो राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।